हेलो बच्चों, क्लास ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। और सुनने में आया है कि क्लास 8 वालों के लिए भी बोर्ड एग्ज़ाम चालू हो गई है, तो क्यों ना क्लास 8 के लिए साइंस के सारे चैप्टर के आंसर में लिखकर आपको याद करा दूं और आप एग्ज़ाम में टॉप कर जाओ। ये तो सभी की इच्छा होती है। तो आपको बहुत सारा कॉन्ग्रेचुलेशन है बच्चों, क्योंकि आप उस सही चैनल पे पहुंच गए हैं जहां से आपकी ये इच्छा पूरी होने वाली है। और मैंने क्लास 8 वाले बच्चों के लिए साइंस का चैप्टर 1 रेडी कर लिया है। ये चैप्टर 1 का पार्ट 1 है, जो तुम्हारी बुक से ही मैंने पूरा राइट डाउन किया है विथ आंसर्स। और ये आंसर मैं आपको एक्सप्लेन भी करवाऊँगा। और आपको भी पता है कि अगर एक्सप्लेन हो जाता है, कुछ भी चीज़ समझा दी जाती है, तो हमें याद हो जाता है। और मैं कोशिश करूँगा कि यहीं की यहीं आपको याद करा कर भेजूँ। तो आप वीडियो देखते देखते अगर आपको चैप्टर याद हो जाता है, तो फिर एग्ज़ाम में आपके फुल मार्क्स पक्के हो जाएंगे। तो वीडियो को स्टार्ट से लेके एंड तक देखो, और बहुत मज़ा आने वाला है बच्चों, और साथ में आपको याद भी होने वाला है। जो चैप्टर 1 है उसका नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम का मतलब समझ लेते हैं। क्रॉप का मतलब होता है खेती, किसान लोग जो भी खेती करते हैं। प्रोडक्शन का मतलब खेती का प्रोडक्शन करना, और उसका मैनेजमेंट का मतलब खेती की शुरुआत करना, पौधे उगाना, फसल उगाना, उसको काट कर उसको मार्केट में बेचना, और इसके बीच में जितनी प्रोसेस होने वाली है सभी को मैनेजमेंट कहते हैं। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ये अपने चैप्टर का नाम है। और मैं आपको बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताऊंगा, ये चैप्टर पूरा का पूरा याद करने का तरीका भी बताऊंगा, ट्रिक भी बताऊंगा, और मस्ती मस्ती में चैप्टर याद होने वाला है। जो आपका पहला क्वेश्चन है ना बुक का, उस क्वेश्चन का नाम है सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड फिल द ब्लैंक्स। आप जैसे ही बुक खोलोगे ना साइंस की, तो आपको पहला क्वेश्चन यही मिलने वाला है चैप्टर 1 में। और फिर शुरू हो जाते हैं आपके फिल इन द ब्लैंक्स। तो मैं आपको बताते जाता हूँ विद आंसर, आपको याद भी कराते जाऊँगा, ये वाली बात पक्की है। तो देखो, आपका पहला जो फिल इन द ब्लैंक है वो मैं पहले पढ़ के बताता हूँ, फिर इसका मीनिंग भी जानते हैं। द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स। सेम का मतलब एक जैसे, प्लांट्स, अगर आपने एक जैसे प्लांट्स को ग्रो कर दिया, ग्रोन का मतलब उगा दिया, एंड कल्टिवेटेड ऑन द लार्ज स्केल, और उनकी फसल तैयार करी। लार्ज स्केल मतलब बहुत सारी। तो ये फसल अगर तैयार करेंगे तो कहाँ पर करेंगे? ऑब्वियसली ज़मीन पर ही तो तैयार करेंगे, एट द प्लेस। तो आपने अगर सेम काइंड ऑफ प्लांट्स को ग्रो कर लिया है, इसके बाद कल्टिवेटेड कर दिया, वो भी लार्ज, बहुत सारा, और वो भी एक प्लेस पर, तो इस टोटल पूरे के पूरे सिस्टम को क्या कहते हैं? तो इस चीज़ को हम नॉर्मल भाषा में खेती बोलते हैं, और खेती के लिए इंग्लिश वर्ड है क्रॉप। तो यहाँ आपको ये आंसर याद कर लेना है। पहले का फिल इन द ब्लैंक्स का आंसर आएगा क्रॉप, और आपको जो है इसी के साथ एक क्रॉप की डिफिनेशन भी मिल गई कि क्रॉप होता क्या है। क्रॉप का मतलब ये होता है कि बहुत सारे प्लांट्स को आप एक जगह पर उगा दें। ये तो आप बचपन से ही जानते थे, बस यहाँ पर बुक की लैंग्वेज में पढ़ लिया है। और इसके बाद चलते हैं टॉपिक नंबर 2, यानी कि पॉइंट नंबर 2। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज डैश ऑफ द सॉइल। यानी कि फर्स्ट स्टेप क्या होगी? बिफोर का मतलब पहले, ग्रोइंग क्रॉप्स। अगर आपको फसल उगाना है ना, फसल, तो उसके लिए आपकी सबसे पहली स्टेप क्या होगी? तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, अगर आपको एग्ज़ाम देना है तो आप सबसे पहले क्या करोगे? तो आपका आंसर रहेगा सर सबसे पहले हम रेडी करेंगे, प्रिपेयर करेंगे, याद करेंगे, तभी तो एग्ज़ाम दे पाएंगे। तो सेम यहाँ पर भी है। अगर आपको क्रॉप्स को स्टेप बाय स्टेप ग्रो करना है, तो आपको सबसे पहले फसल को उगाने की तैयारी करना पड़ेगी। तो बच्चों, मैं यहाँ पर आंसर लिख दूँ उससे पहले पहले आप कमेंट करके बता दीजिए कि तैयारी का इंग्लिश क्या होता है। तो इसी के साथ साथ आपके इंग्लिश वर्ड भी सुधरते जाएंगे। तो अब बारी आ जाती है, तो तैयारी को कहते हैं प्रिपरेशन, PREPARATION। तो अब आंसर पूरा हो गया, एक बार फिर से पढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप्स इज प्रिपरेशन ऑफ द सॉइल। यानी कि अगर आपको फसल उगाना है तो सबसे पहले आप मिट्टी को तैयार कीजिए। आपने देखा होगा कि अगर आपको कोई बीज उगाना है तो सबसे पहले मिट्टी को खोदना पड़ता है। तो खोदना भी तो अपने आप में प्रिपरेशन ही है। तो फसल को उगाने के लिए भी जब मिट्टी को खोदा जाता है तो उसे कहते हैं प्रिपरेशन। तो हमारी फसल उगाने की फर्स्ट स्टेप क्या रहेगी? प्रिपरेशन। एंड आई होप कि आपको आंसर याद भी हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। और अगर आपको समझ में आ गया है तो प्लीज़ कमेंट में यस करके बताएं कि सर समझ में आ गया है। और प्यारे बच्चों, पॉइंट 3 पे चलते हैं। डैमेज्ड सीड वुड डैश ऑन द टॉप ऑफ द वाटर। डैमेज्ड सीड का मतलब क्या? खराब सीड। सीड का मतलब होते हैं बीज, किसी भी प्लांट के बीज, सीड्स।
वो अगर डैमेज हो गए हैं यानी कि टूट फूट गए हैं, ख़राब हो गए हैं। वुड, यहाँ पर क्या आंसर आना चाहिए मैं बताऊंगा आपको। ऑन द टॉप ऑफ द वाटर, यानी कि पानी में ऊपर की तरफ क्या होने लगते हैं। तो आप ही सोचो कि अगर आपके सामने थोड़े से चने हैं और वो चने खराब होकर खोखले हो गए हैं क्योंकि उन चनों को कीड़ों ने अंदर से खा लिया है, तो आप समझ सकते हैं कि चने क्या हो जाएंगे, खोखले हो जाएंगे। और उन खोखले चनों को आप पानी में डालोगे तो वो डूबेंगे नहीं, वो तैरने लग जाएंगे। तो यहाँ पर चने सीड ही तो हैं, तो अगर डैमेज सीड को अगर आप पानी में डालोगे तो क्या करेंगे, वो फ्लोट करेंगे। तो इसका आंसर है फ्लोट, FLOAT। तो यहाँ पर भी आपको आंसर याद हो गया होगा। अब लास्ट बचा है आपके फिल इन द ब्लैंक्स का, उसको पढ़ लेते हैं। इसमें आपको 2 फिल इन द ब्लैंक्स एक साथ दिए हैं, तो मैं आपको पढ़ने के साथ साथ समझाते भी जाऊंगा और आंसर भी अभी के अभी याद कराने वाला हूं। तो आप वीडियो को जल्द से जल्द लाइक कीजिए और देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना, क्योंकि आपके साथ साथ उनको भी तैयार हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में करोगे टॉप, क्योंकि टॉप करने की इच्छा तो सभी में होती है। और जिनमें नहीं इच्छा है तो वो इच्छा जगा ले। अगर आपने एग्ज़ाम में टॉप कर लिया ना तो आपकी लाइफ सेट है बाबा, मज़े ही मज़े। उसके बाद फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश 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 फ्रॉम द सॉइल आर एसेंशियल। मीनिंग समझ लेते हैं। सेंटेंस तो बहुत ही बड़ा हो गया है, फिर भी मैं आपको बहुत आसान तरीके से समझाने वाला हूँ। फॉर ग्रोविंग अ क्रॉप, इतने से टुकड़े का मतलब क्या निकलता है पता है आपको। फॉर का मतलब के लिए, ग्रोविंग का मतलब उगाने के लिए, क्रॉप अगर आपको फसल उगाना है, सफिशिएंट का मतलब ज़रूरत के बराबर, कुछ भी चीज़ पर्याप्त हो उसको सफिशिएंट बोलते हैं। सनलाइट जानते हैं, हम लोग जानते हैं बचपन से कि अगर पौधे को उगाना है तो सनलाइट चाहिए, वो भी सफिशिएंट चाहिए। उसके अलावा और क्या चाहिए रहता है, तो हमने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा है कि पौधे को वाटर की ज़रूरत रहती है। तो आपका यहाँ का जो आंसर है वो रहेगा वाटर, WATER। उसके बाद क्या आना चाहिए, और पौधे को पीने के लिए पानी मिलेगा, खाने के लिए क्या मिलेगा। पौधे हमारी तरह खाना तो नहीं खाते हैं, लेकिन उनको मिट्टी से ज़रूरी एलिमेंट्स मिलते हैं, जैसे हाइड्रोजन, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। इन सभी के नाम न लिखते हुए हम एक साथ में एक ही चीज़ लिख देते हैं, जैसे न्यूट्रिएंट्स। जैसे हम रोटी खाते हैं, दाल खाते हैं, सब्जी खाते हैं, सभी को एक साथ में खाना बोलते हैं ना, वैसे ही प्लांट्स को इतने सारे एलिमेंट्स एक साथ में चाहिए होते हैं मिट्टी से, और उनको एक साथ में बोल देते हैं न्यूट्रिएंट्स। यानी कि पौधे को जिससे एनर्जी मिलती है वो होते हैं न्यूट्रिएंट्स। और यही न्यूट्रिएंट्स जब हम फल खाते हैं, खाना खाते हैं, तो हमारी बॉडी में भी पहुंच जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए भी ज़रूरी है। तो इससे ये भी पता चलता है कि जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट की बॉडी में रहते हैं वही हमारी बॉडी में भी रहते हैं। तो बधाई हो फ्रेंड्स, आपके सारे फिल इन द ब्लैंक्स मैंने पढ़ के बता दिए हैं, आंसर भी बता दिए हैं और इसका मीनिंग भी बता दिया है। तो अब आपके लिए याद करना सुपर इजी होगा। और अगर आपको याद हो जाए तो मुझे कमेंट करके बताएं कि सर याद हो गया है। इसके बाद सेकंड पार्ट जो है वो है मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ दोज कॉलम बी। सीधी सी बात है, मैच द कॉलम की बात हो रही है। मैच द कॉलम में 2 कॉलम होता है, इस तरफ वाला कॉलम ए होता है और इस तरफ वाला कॉलम बी होता है। तो आपको कॉलम ए के साथ कॉलम बी को मैच करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, जब हम मैच द कॉलम सॉल्व कर रहे होते हैं ना, तो हमको कॉलम ए को वैसा का वैसे ही उतारना पड़ता है जैसा बुक में या क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आता है। लेकिन कॉलम बी जो होते हैं क्वेश्चन पेपर में उल्टे पुल्टे लिखे होते हैं। आपको भी पता है कि सही आंसर सामने तो नहीं होता है। और मैच द कॉलम को सॉल्व करने का जो सही तरीका है ना, वो सही तरीका ये है कि आप पहले कॉलम को वैसा का वैसे ही लिखे रहने दो और दूसरे वाले कॉलम में सही आंसर सामने के सामने लिखते जाओ। तो इसके लिए मैंने इस तरीके से रेडी किया है कि सारे कॉलम ए के आइटम्स मैंने लिख दिए हैं और बी के आंसर नहीं लिखे हैं। आपको बी के सारे आंसर उल्टे पुल्टे बुक में लिखे हुए मिलेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको जो है मैच द कॉलम यहीं की यहीं याद हो जाए, और मेरा यकीन मानो आपको याद होने वाली है। तो देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो है खरीफ क्रॉप्स लिखा है। खरीफ क्रॉप्स किनको बोलते हैं, तो इसका आंसर है पैडी। बुक में आपको मिल जाएगा, 3-4 लाइनों में ऊपर नीचे कहीं ना कहीं मिल जाएगा, वो है पैडी, PADDY। ये आंसर सारे आपके बुक से ही हैं, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके बुक के कंटेंट में आपको समझाकर याद करवा रहा हूँ, जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। एग्ज़ाम में मार्क्स दिलाएंगे ना यार। उसके बाद क्या है, मेज़, MAIZE। मेज़ का मतलब होता है मक्का। पेडी का मीनिंग क्या होता है आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं देखना चाहूँगा कि कितने स्टूडेंट्स को पहले से इसका नॉलेज है। उसके बाद देखते हैं रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स किसके कहेंगे, तो रबी क्रॉप्स के भी हमको एग्जाम्पल लिखना है जो कॉलम बी में पहले से ही थे। अब मैं सही आंसर सामने लिख देता हूँ। रबी क्रॉप्स का जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा वीट। वीट का मतलब गेहूँ।
स्पेलिंग मिस्टेक है, यहाँ बीच में एच आना चाहिए, मैं इसको कट कर देता हूँ। केवल एक ही लाइन से कट करो तो आपका आंसर गलत भी नहीं दिखेगा, ख़राब नहीं दिखेगा। WHEAT वीट यानी कि गेहूँ। उसके बाद ग्राम, ग्राम का मतलब होता है चना। उसके बाद क्या होता है PEA। मैं फिर से आपको बोलता हूँ कि बच्चों कमेंट करके बताओ PEA का मीनिंग क्या है। मैंने बहुत सारी चीज़ें आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए छोड़ी है, क्योंकि आपको वीडियो देखते देखते कमेंट करने में मज़ा भी आएगा, और जब मज़ा आएगा ना तो बहुत अच्छे से याद होगा, लंबे टाइम तक याद रहेगा। उसके बाद है केमिकल फर्टिलाइज़र्स। इसके आंसर लिखना है, इसका मीनिंग समझ लो पहले। केमिकल का मतलब तो आप जानते हो, कोई सा भी केमिकल होता है उसको केमिकल बोलते हैं। फर्टिलाइजर्स का मतलब वो जो खेती को जल्दी जल्दी बड़ा कर देता है। हम भी चाहते हैं कि फटाफट खेती हो जाए, उसको बेचकर हमको पैसा मिल जाए, तो केमिकल, ऐसे केमिकल जो खेती को बढ़ाए उनको बोलते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स के एग्जाम्पल यहाँ पर लिखना है। पहला आपका केमिकल फर्टिलाइज़र है UREA यानी कि यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट्स। ये दोनों के दोनों केमिकल के नेम हैं। अब यहाँ पर हो क्या रहा है कि आपको मैथ्स द कॉलम होने के साथ साथ इनके सीधे सीधे एग्जाम्पल भी याद होते जा रहे हैं। अगर एग्जाम में ये ना आए और ऐसा पूछ ले कि खरीफ क्रॉप के 2 एग्जाम्पल लिखिए, तो आपको इस वीडियो के थ्रू याद होने वाला है। इसका मतलब तो ये हुआ ना सर जी कि आपको क्वेश्चन किसी भी तरीके से घुमा फिरा कर आ जाए, आपको सॉल्व करना आएगा ही, क्योंकि आप जो है क्लास ऑफ साइंस से सीख रहे हैं, और ये चैनल आपको टॉप कराए बिना हार नहीं मानने वाला है। उसके बाद का जो लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, ऑर्गेनिक मैन्योर। ऑर्गेनिक का मतलब जिंदा चीज़ों से बना, मैन्योर का मतलब खाद। जिंदा चीज़ों से बना खाद मतलब जैसे पेड़ पौधे के हिस्से हो गए, सब्जी के छिलके हो गए, ये सब पेड़ का हिस्सा है। तो ऑर्गेनिक मैन्योर का मतलब होता है जैविक खाद, ऐसी खाद जो जिंदा चीज़ों से बनी है, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि नेचुरल वेस्ट से बनी है। और नेचुरल वेस्ट में ऑर्गेनिक मैन्योर किस किस से बनती है, तो इसका आंसर आपको याद करना है एनिमल एक्सक्रीटा। एनिमल एक्सक्रीटा का मतलब एनिमल लोग जो भी पोटी करते हैं उसको एनिमल एक्सक्रीटा कहते हैं। जैसे कि काऊ डंग, गाय के गोबर को काऊ डंग कहते हैं, ये भी तो एनिमल वेस्ट है। यहाँ पर आपको एक एनिमल भी चलता हुआ दिख रहा है, एनिमल का नाम सुन के एनिमल आ गया है। और एक और एनिमल है जो फिल्मी जगत में भी मशहूर हो रहा है, लेकिन फ़िलहाल हम अपने चैप्टर की बात करते हैं। एनिमल एक्सक्रीटा और उसके बाद काऊ डंग, और थोड़ा सा और रह गया है, एक एग्जांपल और लिख लेते हैं, एंड प्लांट वेस्ट। प्लांट वेस्ट का मतलब किसी प्लांट की लीफ, उसकी टहनियाँ, उसकी ब्रांचेस जब टूट के गिर जाती है तो वो भी जो है ऑर्गेनिक मैन्योर का काम करती है। ऑर्गेनिक मैन्योर का काम भी केमिकल फर्टिलाइजेशन जैसा ही है। मतलब ये हुआ कि ऑर्गेनिक मैन्योर भी जो है फसल को अच्छे से उगने में और जल्दी जल्दी ग्रो करने में हेल्प करती है। तो गाइस, प्यारे स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके चैप्टर 1 का पार्ट 1 कंप्लीट हो गया है। अगर आपको वीडियो देखकर मज़े आए और वीडियो में दिखाए गए कंटेंट आपको याद हो गए हैं, जो आपकी बुक से ही तो है, NCERT साइंस से है, तो आप कमेंट करके बताएं कि बहुत मज़े आए। और जिनको याद हो गया है वो ये भी लिख सकते हैं कि सर जी याद हो गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, और अपने सारे फ्रेंड्स में प्लीज़ 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 शेयर कीजिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ। और आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी नंबर आएंगे तो वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे, आपकी भी बहुत हेल्प करने वाले हैं आगे चलकर। ऐसे ही मैं आपके साइंस की सारे चैप्टर्स की आंसर की वीडियो निकालने वाला हूँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगी, और आपको चैप्टर्स जो हैं वीडियो देखने से ही याद होते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।